जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वर्ण के बारे में। वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने हैं, वर्ण कौन कौन से वर्ण को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं लिखने के लिए कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, सभी चीज़ को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्ण से। देखिए लिखा हुआ है यहाँ वर्ण और ध्वनि। वर्ण और ध्वनि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्ण और ध्वनि में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जिसको हम लिख सकते हैं उसको कहते हैं वर्ण, जिसको हम सुन सकते हैं उसको कहते हैं ध्वनि। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क। अगर इस क्वा को हम लिख सकते तो हो गया वर्ण। अगर हम इसी कोई क्वा बोला हम सुने उसको, वो हो गया ध्वनि। बस वर्ण और ध्वनि में सिर्फ इतना ही फर्क है। आगे देखते हैं। कहता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण मूलतः कहा गया कि उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। नॉर्मली बात अगर इसको समझ सकते हैं तो कहा गया है कि जिसको हम लास्टली जिसको सोच सकते हैं, जिसके बाद हम उसको अनुभव ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते कि इसका भी खंड या टुकड़ा किया, उसके लास्ट अगर नहीं जाएगा, अगर किसी चीज़ को तोड़ते तोड़ते अंटली जा करके जहाँ पर रुक गया वहाँ इसी को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण बोलते हैं। जैसे आप लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़े थे, क्या कहते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ के सबसे लास्टली चीज़ क्या होता है, अणु होता है, परमाणु होता है। अगर उसको भी बहुत ज़्यादा अगर तोड़ दे तब इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है। क्या उससे नीचे हम लोग नहीं जाने जा सकते हैं, यानी उसके जिससे नीचे हम लोग नहीं जानते हैं। अर्थात इसी प्रकार से जान सकते हैं कि हिंदी में सबसे लास्टली चीज़ जहाँ पर जाकर रुक जाता है उसी को कहते हैं वर्ण। वर्ण तो हम लोग देख लिए वर्ण किसको कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे हम देख सकते हैं वो हो गया, वो हो गया, च हो गया, को हो गया इत्यादि सिखाए। हम लोग जानते हैं जो आ से लेकर के गियों तक जितना भी चीज़ है सभी सब किस में आता है, वर्ण में आता है। अब देखते हैं, कहते हैं कि वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल लिया गया पहला किसके बारे में, यहाँ कहा गया पौनी के बारे में। तो पौनी देखिए मूलतः दो ध्वनि से मिलकर के बना है। दो ध्वनि से मिलकर बना है, कौन सा, पा हो गया और नी हो गया, यानी दो ध्वनि है, कौन सा, पा और नी। अब देखते इसको खंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो लास्टली ये कहाँ तक जाता है। देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको चार खंड में तोड़ेंगे। कितने खंड में, चार खंड में। कौन कौन सा आएगा, ये आ जाएगा आधा प हो जाएगा, आ हो गया, नौ आधा नौ हो गया और दीर्घ हो गया। अगर पौनी को हम तोड़े तो बस ये चारे चीजें हम तोड़े। अगर हम इसको लास्टली तोड़ेंगे जिससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, बस यही तक आरोप कर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्ण के बारे में। देखिए कहते वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को जब अकेला अकेला है कोई चीज को बोलते हैं वर्ण, जब वही मिल करके जब एक साथ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। कहते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। हिंदी में टोटल जिसके वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। कहते हैं हिंदी में जब लिखते हैं तो 52 वर्ण का प्रयोग किया। जब हम लोग लिखते हैं इतना चीज आप लिखे हुए देख रहे हैं, या मोटा से मोटा किताब देखे हुए लिखते हैं हिंदी में, या छोटा छोटा क्या कहते हैं चीज लिखे, या किसी का नाम लिखे हुए देखते हैं। अगर वो चीज जो जिस चीज से लिखा है उसमें टोटल जो होता है सब टोटल जो कहते हैं वर्णों का प्रयोग हुआ, इसी 52 में से ही कोई ना कोई आकर के तब बना है। यानी इसीलिए देखते हैं कि जो हिंदी में जब हम लिखते हैं कितने वर्णों का प्रयोग होता है, 52 का। लेकिन जब हम इसी को उच्चारण करते, जब हम इसी को बोलते हैं तब टोटली जाकर के 48 वर्ण का ही प्रयोग होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जब लिखते हैं तो हम 52 वर्ण का प्रयोग होता है, और जब हम इसी को उच्चारण करते हैं तो 48 वर्ण का प्रयोग होता है। तो चार जो छोटा है इसके बारे में हम आगे बता देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। तो कहा गया वर्ण के दो प्रकार होता है, कौन सा, पहला आ गया स्वर वर्ण, दूसरा आ गया व्यंजन वर्ण। दोनों वर्ण के बारे में बारी बारी देखेंगे। पहले स्वर वर्ण के बारे में देख लेते हैं, तो बाद में जाके फिर व्यंजन वर्ण के बारे में देख लेंगे। स्वर्ण वर्ण के बारे में देखते हैं। कहते हैं स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। मतलब स्वर्ण वर्ण नॉर्मली कहते हैं उसको कहते हैं जिसका उच्चारण बिना बाधा के और बिना अवरोध, मतलब कह सकते हैं कि बिना किसी के प्रयोग किए बिना या बिना किसी के सहायता लिए इसका उच्चारण करते, इसका करते, उसी को क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब दूसरी भाषा हम देखते हैं इसको कैसे परिभाषा लिखा गया। कहते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता, यानी कह सकते हैं वैसा वर्ण हमको कहते, स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। इसके एग्जाम्पल आता है ओ आ गया, हर्षही आ गया, हर्षहु आ गया, री आ गया, ओ आ गया। मतलब देखते हैं ये सब जिसमें आते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। अब नीचे देखते हैं, कहते हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। टोटली जो कहा गया हिंदी में स्वर वर्णों की टोटल संख्या कितनी है, 11 है। अब 11 को कैसे कैसे तोड़ा गया, किस किस प्रकार से तोड़ा गया, इसके बारे में हम तुरंत अब फिर जानेंगे।
तो चलिए अब आगे हम देखने वाले हैं स्वर वर्णों के वर्गीकरण। तो स्वर वर्ण के बारे में तो हम जान गए, टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होता है, 11 होता है। अब इसका देखते हैं वर्गीकरण, मतलब इस 11 तो है, लेकिन अब 11 को भी क्या थे बाय पार्ट बाय पार्ट सबको डिवाइड किया गया। अब 11 को देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आता है इसमें एक मात्री। एक मात्री कहने का मतलब है कि जिसके देखिएगा कि उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, नहीं के बराबर समय लगता है, तो इजीली हम इसको उच्चारण कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाए, एक मात्री। अब इसी एक और होता है द्विमात्री। अब एक मात्री में जैसे थोड़ा लगा, द्विमात्री में नाम से स्पष्ट है, इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो देख लिया एक मात्री द्विमात्री। अब देखते हैं एग्जाम्पल में एक मात्री द्विमात्री कौन कौन सा आता है और नहीं आता है। देखिए एक मात्री में आता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन सा आता है, ओ आ गया, हर्षही आ गया, हर्षहु आ गया, री आ गया। अर्थात ये चारों जो देखिए चारों किस में आ गए, इसको कहते हैं हर्ष स्वर भी कहेंगे या एक मात्री कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू दिया जाता है इसमें हर्ष स्वर में। आप देखते हैं द्विमात्री कौन आता है, द्विमात्री में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, आ गया, दीर्घ आ गया और दुर्गाऊ आ गया। अर्थात ये हो गया कितना, 4, ये हो गया 3। अर्थात देख लिए कि दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 है, और हर्ष स्वर कितने हैं, 4 है। अब देखते हैं संयुक्त में। संयुक्त में देखिएगा आप कौन आ गया, ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया। देखिए 4 और 3 ये 4 टोटल जोड़िएगा तो 11 पूर्ण जाएगा। अर्थात जो हमने क्या था स्वर वर्गों के जो वर्गीकरण पहले बात है, स्वर वर्गों की संख्या 11 था, और वर्गीकरण हमने टोटली इसका टोटल पढ़ करके भी हमने इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके भी पढ़े, तो हमको क्या आ गया, 11 आ गया। देख लिया हम जो पढ़े थे सही था। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा तो बच जाता है कौन सा, ये बच जाता है, एक अनुस्वार और एक बच जाता है विसर्ग। अर्थात ये कहाँ छूटता है और इसको हम क्यों छोड़ देते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अनुस्वार कहा गया, अनुस्वार के बारे में क्या कहा गया, और नीचे देखिएगा विसर्ग, इसके बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में देख ले थोड़ा सा। कहता यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अर्थात ये अनुस्वार के बारे में जो हम देखते हैं, ये स्वर के बाद तो आता है, लेकिन ये व्यंजन में आ जाता है। व्यंजन में इसको नहीं खींचते, इसको भी थोड़ा सा हटा ही दिया जाता है। देखिए इसको क्या कहा गया कि स्वर के बाद आता है, लेकिन नहीं स्वर है, नहीं ये व्यंजन में आता है। ये स्वर के बाद होने वाला जो क्या कहा गया, इसको व्यंजन के रूप में जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ देख लिए अंगूर आ गया, अंगद आ गया, कंचन आ गया, कंगन आ गया, संस्कार आ गया। अब इसमें देखिएगा क्या कंकन में तो ये हो जाता है क, इसको खंडित कीजिएगा, आधा क हो गया, फिर वा हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा क्या होता है, आ करके आता है अनुस्वार आता है। क्या होता है, यहाँ क्या बोला कि स्वर के बाद आता, देख सकते हैं स्वर के बाद तो आया, लेकिन ये क्या होता है व्यंजन की तरह व्यवहार कर, लेकिन इसको इससे साइड कर दिया, इसलिए क्या आ गया कि स्वर वर्णों से इसको निकाल दिया गया, किसको, अनुस्वार को। अब देखते हैं विसर्ग के बारे में क्या है। तो अनुस्वार की तरह है विसर्ग भी स्वर के बाद ही आता है। अब अनुस्वार देख लिए कि किस तरह से कहते हैं कि स्वर के बाद आता है, उसी प्रकार क्या कहा गया, ये भी विसर्ग जो होता है स्वर के बाद ही आता है। और इसका उच्चारण देखिएगा कि कैसे होता है, इसका उच्चारण हवा की तरह किया जाता है। जो विसर्ग वर्ण जो होता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, हवा की तरह किया जाता है, इसीलिए इसको भी साइड कर दिया जाता है। देखिए तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। कहता अतः, अतः देख लिए कैसे हो गया, अतः सीधे देखते हैं कि इसका अत हो ही गया, अतः ऐसे लिखते हैं। इसमें देखिएगा तो हो गया, हमको देखना किसको, इसके बारे में। देखिए तो हो गया, आधा तो होगा, फिर वा होगा, फिर इसके बाद देखिए लास्ट में आकर के आ हो गया। तो यहाँ भी देखिए ये भी क्या हुआ कि स्वर तो या स्वर के बाद आया, इसको भी इसीलिए इससे क्या आता है कि स्वर वर्णों से इसको निकाल देते, इसको साइड कर दिया गया। यहाँ देखिए दुख, मना कामना, पायापन इत्यादि जो होता है, इसका एग्जाम्पल आता है किसका, विसर्ग का। देखिए अब यहाँ प्रयोग हम लोग देख रहे हैं किसका, लिरी का। अब देख रहे हैं यहाँ के री का। देखिए दोनों का प्रयोग तो नगण्य के बराबर होता, नहीं के बराबर, कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। उसमें देखिए री का प्रयोग हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और कहते हैं लिरी का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको जो हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हो इसको नहीं के बराबर, पूरे पेपर में कहीं इसका प्रयोग ही नहीं रहता है। अर्थात हम कह सकते इसको बहुत कम नहीं के बराबर प्रयोग करता है, इसको हटा दिया गया। तो कुछ लोग लिरिक को मूल स्वरों में गिनते हैं, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हम पहले बता दें कि जो लिरिक जो होता है, इसका तो हिंदी मूल स्वर में गिनते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं के बराबर हटा दिया गया है। अब देखते हैं री के बारे में। कहते भारतीय भाषा में इसका व्यवहार नगण्य है, फिर भी इसका प्रयोग एक सीमा के अंदर तक होता है। यानी कहा री के बारे में कहा गया, इसका प्रयोग भी कहते हैं भारतीय भाषा में नगण्य है, यानी नहीं के बराबर इसका प्रयोग किया जाता है, फिर भी एक अंत सीमा, कहते एक सीमा के बाउंड्री के अंदर तक इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे हम देख लिए, हम लोग लिखते हैं ऋग्वेद में देख रहे शुरू में री आएगा ही आएगा। ऋषि देखते थे, ऋषि में क्या होता है, री आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं ऋण देखते हैं, ऋण में भी क्या होता है कि री आएगा ही आएगा। इसके इत्यादि चीजों में हम लोग देखते हैं जहाँ पर क्या होता है, री का प्रयोग किया जाता है।